Hello everyone, welcome you all to my channel Technical with SK. Myself Sumit Kumar Srivastava. I am in teaching profession since last 10 years and today I am going to discuss about thermodynamic chapter first introduction. So let's start the topic. So firstly we should know what is thermodynamic. So it is the branch of science which deals with the study of three E's, that is equilibrium, energy and entropy. इसका क्या मतलब है? जो थर्मोडायनेमिक में जो स्टडी होती है वो मेन तीन चीज़ों पे होती है, एनर्जी पे, इक्विलिब्रियम पे, एंट्रोपी पे. Or in other words, thermodynamic is a branch of science which deals with the study of energy interaction and its impact on property of the system. इसको समझे तो क्या होगा कि पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा हो उसकी स्टडी और उस एनर्जी इंटरेक्शन के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी में जो चेंजेस होगी उसकी स्टडी, ये ओवरऑल थर्मोडायनेमिक में होती है, थर्मोडायनेमिक में आती है. एनर्जी इंटरेक्शन मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? हीट एडेड, हीट रिजेक्टेड, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम. ये जो चीज़ हो रही है, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है और इसके थ्रू जो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो रही है, ये ओवरऑल स्टडी थर्मोडायनेमिक में होती है. आगे देखते हैं. सिस्टम, it is a control region in space over which our attention is focused, or anything under consideration is called system. मतलब anything under consideration, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर पर्टिकुलर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं तो वो एक सिस्टम होगा. अगर आप एक हॉट जो बॉल होगी, आयरन बॉल होगी, उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसका हीट की स्टडी कर रहे हैं, कितना हीट है, तो एक आपका क्या होगा? सिस्टम होगा. अगर आप एक ग्लास में एक गर्म पानी है, आप उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो एक सिस्टम होगा. सराउंडिंग क्या होगा? एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम. तो उस सिस्टम के अलावा जो उसके चारों ओर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी इन्वायरमेंट है, सभी किस में आएंगे? सराउंडिंग में आएंगे. बाउंड्री क्या आगे? इट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग. तो जो सिस्टम को सराउंडिंग से डिफर करे वो होगा आपका बाउंड्री, जो कि क्या होगा? जीरो थिकनेस का होगा. बस एक इमेजिनरी और रियल सरफेस होगा जिसकी थिकनेस क्या होगी? जीरो होगी. इसी को ही लिखा है यहाँ पर. इट सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग. बाउंड्री में बी फिक्स्ड और मूवेबल. इट शुड बी कंसिडर ऑफ नियरली जीरो थिकनेस. आगे क्या? रियल बाउंड्री आर रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस लाइन और कर्व्स, whereas imaginary boundary are represented by dotted lines or curve. क्लियर है? रियल बाउंड्री को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कंटिन्यूअस लाइन और कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे. और इमेजिनरी लाइन को, इमेजिनरी बाउंड्री को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉटेड लाइन से या कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे. ओवरऑल आप देखें सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री को एग्जाम्पल समझने के लिए, तो एग्जाम्पल के लिए क्या अपन मान के चल रहे हैं कि एक गिलास में गर्म पानी रखा हुआ है. अगर आप उस हॉट वाटर का स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया. हॉट वाटर जो ग्लास के इनर सरफेस से जो कांटेक्ट में आया, तो वो जो इनर सरफेस हुई वो क्या होगी? उसके लिए एक बाउंड्री हो गया, जीरो थिकनेस की एक बाउंड्री हो गई. और उस बाउंड्री के अलावा जितने भी बाहर में आपके चीजें होंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा? आपका सराउंडिंग हो गया. क्लियर है? और ओवरऑल सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं? ओवरऑल यूनिवर्स बोलते हैं उसको. अगला है फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम. टाइप्स ऑफ सिस्टम में फर्स्ट है ओपन सिस्टम. बोथ मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है? मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है. बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, ये क्या है? ओवरऑल इसके एग्जाम्पल्स है. सिंपल एग्जाम्पल इसको देखें तो क्या बोलेंगे? अगर आपने गैस में एक पैन में पानी गर्म कर रहे हैं और आप उसको ऊपर से ढके नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? जो वाटर हो रहा है वो वेपराइज हो जा रहा है. मतलब जो हो रहा है यहाँ पर मास का इंट्रैक्शन हो ही रहा है, साथ में जो हीट है वो भी ट्रांसमिट हो रही है. तो यहाँ पर मास और एनर्जी दोनों का इंट्रैक्शन हो रहा है. तो ये क्या हो गया? आपका ओपन सिस्टम हो गया. क्लोज सिस्टम, ओनली एनर्जी इंट्रैक्शन टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. अब वही एग्जांपल में आप क्या देख रहे हैं? पेन को अगर आपने ऊपर से ढका हुआ है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? जो आपके वाटर है वो वेपराइज हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है?
जो ऊपर प्लेट ढकी हुई है उसके ऊपर टकरा रहे हैं, और क्या हो रहा है, वो वाटर ड्रॉपलेट बन के वापस नीचे आ जा रहे हैं। मतलब मास का इंटरेक्शन यहाँ पर जीरो है, मास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ आपका हीट का इंटरेक्शन हो रहा है किससे, सिस्टम से सराउंडिंग पे। तो ये आपका हो गया क्लोज सिस्टम। लास्ट है थर्ड वन, आइसोलेटेड सिस्टम। नाइदर मास इंटरेक्शन नॉर एनर्जी इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एग्जांपल है थर्मोफ्लास्क। क्लियर है, जब आपका मास और एनर्जी दोनों का ही इंटरेक्शन ना हो सिस्टम का सराउंडिंग से, तो ये आपका क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मस, थर्मस में आपने क्या है, जो अगर ठंडी चीज रखी है तो वो ठंडी रहती है, गर्म चीज रखी है तो वो गर्म रहती है, इसमें आपका एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं हो रहा। साथ में आपने उसके अंदर रखा हुआ है तो वो आपका मास का इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा। तो ओवरऑल ये आपका क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अब आते हैं हम अपने अगले में टॉपिक में, क्या है ये, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। एक है पहला इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आई फॉर इंटेंसिव, आई फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एग्जाम्पल क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक एंथैल्पी, और मेन क्या है, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लाइक डेंसिटी, स्पेसिफिक एनर्जी एक्सेट्रा। तो जो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा प्रॉपर्टी, वो तो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ही, जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ही, लेकिन दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो भी आपका क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। एग्जांपल जैसे कि आपका है डेंसिटी और स्पेसिफिक एनर्जी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा, जो डिपेंडेंट ऑफ मास होगा, जैसे कि वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा, ये सब ही आपके क्या हो गए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्लियर हो गया, आई फॉर इंटेंसिव, आई फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यहां से आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक में, क्या है, माइक्रोस्कोपिक और स्टैटिकल अप्रोच। इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल इज अंडर कंसिडरेशन। मतलब क्या है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में एक इंडिविजुअल पार्टिकल की एनालिसिस की जाती है, उसकी स्टडी की जाती है, ना कि ओवरऑल पूरे सिस्टम की या पूरे ऑब्जेक्ट की बिहेवियर की। माइक्रोस्कोपिक और क्लासिकल अप्रोच में क्या होता है, इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल आर अंडर कंसिडरेशन। मतलब क्या हो रहा है इसमें, एक मॉलिक्यूल की बात ना करके ओवरऑल ऑब्जेक्ट के बिहेवियर के बारे में स्टडी की जाती है, या ओवरऑल ऑब्जेक्ट के बारे में, ओवरऑल ऑब्जेक्ट की एनालिसिस की जाती है। इन थर्मोडायनेमिक वी आर जनरली डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। थर्मोडायनेमिक में क्या हो रहा है, अगर गैस की बात करें तो गैस के एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात ना करके ओवरऑल गैस के बिहेवियर की एनालिसिस की जाती है। तो ये अपना जो थर्मोडायनेमिक है किस पे बेस्ड होता है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पे बेस्ड होता है। अब आते हैं अगला, क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो कोई भी आपका सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है कि नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है कि नहीं, ये कैसे बोलेंगे, ये कैसे पता लगाएंगे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो और केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, तब जाके वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब इन तीनों का इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, तभी कोई सिस्टम आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर हो गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स और प्रेशर हो गए, और केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब सपोज ए प्लस बी ये रिएक्ट करके बनाए क्या, सी प्लस डी, और सी प्लस डी वापस क्या हो रहा है, रिएक्ट करके क्या हो रहा है, ए प्लस बी बना रहे हैं। मतलब ओवरऑल जब उसके कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होता है तो वो क्या होंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर है ये, चलिए बातें आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक। अगला है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। मतलब इस पीवी डायग्राम के थ्रू अपन समझें
इस पीवी डायग्राम के थ्रू अपन समझें, इस पीवी डायग्राम के थ्रू अपन समझे तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1 और 2 क्या है आपका स्टेट है। अगर कोई भी प्रोसेस आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे आ रहा है और फिर 2 से स्टार्ट होके वापस 1 पे आ रहा है, तो मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर ये सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा तो ये क्या होगा, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। वैसे ही इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, अगर कोई प्रोसेस 1 से स्टार्ट हुआ 2 पे आया, इनिशियल और फाइनल स्टेट यहाँ पर क्या हो रही है, सेम नहीं हो रही। मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस है 1 से स्टार्ट होके 2 पे खत्म हो जा रहा है, और पहले में क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट होके 2 पे, फिर 2 से स्टार्ट होके 1 पे, तो इनिशियल फाइनल स्टेट यहाँ पर सेम थी। तो इसलिए आपका क्या है, यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस की और कंडीशन क्या थी कि ये सराउंडिंग के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, सराउंडिंग में कोई भी हीट ट्रांसफर या कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होगी। आपका इरिवर्सिबल में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है नहीं, साथ में यहाँ पर क्या होगा, सराउंडिंग के साथ जो हो रहा है वो इंट्रैक्शन होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शनलेस मोशन ऑफ सॉलिड। फ्रिक्शनलेस मोशन ऑफ सॉलिड में क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शनलेस है मतलब एनर्जी हीट इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है। एक्सपांशन ऑफ गैस, ये जो है आपके रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या क्या है, पहला एग्जांपल क्या हो गया, रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्रिक्शन विथ फ्रिक्शन। तो विथ फ्रिक्शन मोशन हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ओरिजिनल स्टेट पे वो नहीं रहेगा, साथ ही यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम का सराउंडिंग के साथ इंट्रैक्शन भी हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल हो गया। साथ ही आपके हीट ट्रांसफर, डिफ्यूजन, ये भी आपके क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल हैं। अगला देखते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। A quasi-static process is a thermodynamic process that happens slowly enough for the system to remain in internal equilibrium. The infinite slowness is a characteristic of quasi-static process. इसको समझना चाहें एग्जांपल से तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं इस डायग्राम में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जहाँ पर आपका एक कंट्रोल रीजन में आपकी क्या, यहाँ पर गैस है और ये पिस्टन के ऊपर यहाँ पर डेड वेट लगे हुए हैं। तो इनिशियल कंडीशन पे आपका इनिशियल जो कंडीशन है, यहाँ पर आपका प्रेशर क्या है, P1 है और वॉल्यूम है V1। जब आपने एक डेड वेट हटाया तो उस समय क्या होगा, आपका जो है गैस एक्सपांड हो रहा है, मतलब प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। तो ये आपका आया क्या, एक बीच के इंटरमीडिएट स्टेट पे आया। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेट होगा ये भी क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। फिर आपने डेड वेट एक और हटाया तो आपका प्रेशर अब क्या हो गया, P2 V2 हो गया, प्रेशर और कम हो गया, वॉल्यूम और बढ़ गया, तो अगले इंटरमीडिएट स्टेट पे आ गए। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेट होगा वो भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट होंगे वो भी आपके क्या होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट होंगे। साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होंगे, जब आपका प्रोसेस जो होगा इन्फिनाइट स्लो होगा। जब आपका प्रोसेस इन्फिनाइट स्लो होगा तभी ये पॉसिबल है कि आपका जो स्टेट होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। यही क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कि जो इंटरमीडिएट स्टेट है, जो भी इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट होंगे। और वो इक्विलिब्रियम स्टेट कब होंगे, जब आपका जो प्रोसेस है वो इन्फिनाइटली स्लो हो। चलिए आगे देखते हैं, अगला कौन सा है, अगला है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। A process is said to be cyclic in which initial state and final state are same. Minimum number of process required to make a cycle are 2. तो एग्जांपल देखते हैं अपन पीवी डायग्राम में, A and B are
process and 1 and 2 are state. For process A, 1 is initial state and 2 is final state or end state. For process B, 2 is initial state and 1 is final state. तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस ए के लिए जो स्टार्टिंग कंडीशन है वो 1 है, 1 से चालू हो रहा है प्रोसेस और जाके खत्म हो रहा है 2 पे, और जो प्रोसेस बी है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और ओवरऑल आके खत्म हो रहा है 1 पे। तो ये आप क्या देख रहे हैं, एक ये पूरा साइकिल फॉलो कर रहा है जिसपे आपका इनिशियल और फाइनल कंडीशन, फाइनल स्टेट आपकी सेम है। तो ये आपका क्या होगा, एक साइक्लिक प्रोसेस होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, Charles' law, a law stating that the volume of an ideal gas at constant pressure is directly proportional to absolute temperature। क्लियर है। चॉर्स लॉ के थ्रू अपन क्या बता रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर में जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। V यहाँ पर क्या है, V यहाँ पर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है और T आपका टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर चॉर्स लॉ के थ्रू क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगला देखते हैं, अगला है बॉल्स लॉ, अ लॉ स्टेटिंग दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर volume of a given mass of a dry gas is inversely proportional to its pressure। तो बॉयल्स लॉ के थ्रू अपन क्या बता रहे हैं, बॉयल्स लॉ क्या बताता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। बॉयल्स लॉ क्या बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर होता है। अगला क्या है, गे लुजैक लॉ, और क्या बोल सकते हैं इसको, अगला क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर लॉ। अ लॉ स्टेटिंग दैट द प्रोसेस ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। तो गे लुजैक लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो उस कंडीशन में जो प्रेशर होता है वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो रहा है। वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। वॉल्यूम जब आपका कांस्टेंट होगा तो गैस लुजैक लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर होगा। अगला देखते हैं, अगला लॉ कौन सा है, अगला लॉ है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at the same temperature and pressure have same number of molecules। मतलब एवोगैड्रो लॉ के थ्रू अपन क्या बता रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मॉलिक्यूल के। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम किसका, प्रेशर किसका, टेम्परेचर। यहाँ पर ओवरऑल जितने भी थ्योरम पढ़ रहे हैं, जितने लॉ पढ़ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, गैस के ऊपर ही है। तो ये गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो गैसेस होंगी, ऑल गैसेस होंगी, उनका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, आइडल गैस। आइडल गैस डज नॉट एग्जिस्ट in reality, it is a hypothetical gas proposed to simplify the calculation। क्लियर है। जो आइडल गैस होती है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक हाइपोथेटिकल है, अप्रोच है। ये क्या है, ये क्यों बनाया गया है, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है, कोई भी गैस की एनालिसिस हो रही है उसके लिए जो कैलकुलेशन है वो इजिली हो सके, सिंप्लीफाई हो सके। तो आइडल गैस कब होगी, किसे कहते हैं आइडल गैस। आइडल गैस में अपन ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, इनका जो मोशन होता है वो क्या होता है, फ्री इन ऑल डायरेक्शन।
और डायरेक्शन में इसका मोशन हो सकता है, और जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक। तो इनमें जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब जब आपका जो कोलिजन है उस समय आप उसको मान के चल रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक है, इसलिए का मतलब ये है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो कोई भी लॉस नहीं होगा। तो यही है एक आइडल गैस की प्रॉपर्टी, कि आइडल गैस में अपन ये मान के चलते हैं कि वो फ्रीली ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और जो उसके पार्टिकल होंगे उनका बिहेवियर इलास्टिक होगा। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब जब उनका इम्पैक्ट हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो उनका लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का वो नहीं हो रहा है, नेग्लिजिबल है, नो लॉस, ये मान के चलते हैं। अगला है फिर आइडल गैस इक्वेशन। तो आइडल गैस इक्वेशन कैसे जनरेट हुआ है, जो हमने देखा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लीजेक लॉ और एवोगेड्रो लॉ, तो इन सब के ऑब्जर्व के थ्रू एक एम्पिरिकल इक्वेशन बना जो क्या था, आइडल गैस इक्वेशन। तो any gas behave as an ideal gas under low pressure and high temperature. The expression of an ideal gas is PV is equal to mRT, and other form of equation is PV is equal to nRT. तो जैसे कि आप देख रहे हैं PV is equal to nRT यहाँ पर, तो n जो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट m/w, और R आपका क्या है, गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर मोल केल्विन। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ से क्लियर क्या है, P इज प्रोपोर्शनल टू T, V इज प्रोपोर्शनल टू T एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो ये ओवरऑल कहाँ पर से आया, हमने जो पढ़ा था चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ले क्या था वो, गे-लुजेक लॉ, ये ओवरऑल जो ये पढ़े थे हमने, यहीं से यहाँ पर आपका ये इक्वेशन जनरेट हुआ है, आइडल गैस इक्वेशन। तो अब यहाँ पर और आगे देखते हैं, जो ये P एब्सोल्यूट लिखा है, P ए सफिक्स में ABS, ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर को ओवरऑल सम पे क्या मिलता है अपन को, एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर, इनका समी क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.01325 बार, या बोले तो क्या होगा 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, और किलो पास्कल में बोले तो 101.325 किलो पास्कल। तो ये हमने इसलिए बताया क्योंकि आगे जब अपन न्यूमेरिकल देखेंगे तो इसमें हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।